पहले तो आप सबको विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे में एंटर कर रहे हैं और 79 ईयर्स से हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, फ्रीडम नहीं मिला है। वो कौन से ट्रैप्स हैं? वो है इंश्योरेंस ट्रैप्स। तो ऐसे कौन से 7 इंश्योरेंस ट्रैप्स हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप कैसे उससे आज़ादी पा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूजफुल है, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी काम आएगी आपके। शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। दिस इंडिपेंडेंस डे गेट फ्रीडम फ्रॉम दी 7 इंश्योरेंस ट्रैप्स। तो 7 इंश्योरेंस ट्रैप्स कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप इंश्योरेंस ट्रैप में फंसते हैं? बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको इंश्योरेंस टॉपिक ही समझ में नहीं आता, या आपका जो नोशन है, आपकी जो सोच है इंश्योरेंस को लेके वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो है कैशलेस इंश्योरेंस मींस एवरीथिंग इज पेड। कैशलेस है तो पूरा का पूरा पे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां जाके शॉक लग जाता है कि कैशलेस पॉलिसी थी, इतने सालों से पॉलिसी चल रही थी, फिर भी पूरा क्लेम नहीं मिला। उसका रीजन है, वो आपको जानना जरूरी है। आपकी पॉलिसी में कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी कवर ही नहीं करती, जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स उसको बोलते हैं, वन टाइम यूज आइटम्स बोलते हैं, पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब चीजें आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स राइडर, ये नॉन पेएबल आइटम्स का राइडर ऐड ऑन कराया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में कवर्ड नहीं होते। और दूसरी चीज जो कवर नहीं होती, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज भी इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी लगा देती है। रीजनेबल एंड कस्टमरी इंश्योरेंस क्लॉज क्या है? मतलब आप एक हॉस्पिटल में गए और वहां पे कोई ट्रीटमेंट कराया, उसकी एक्स कॉस्ट पे करी, बट इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपको तो जो रीजनेबल कॉस्ट थी, लेट्स से आपका 5 लाख का बिल आया, लेकिन रीजनेबल कॉस्ट 4 लाख थी, 5 लाख का नहीं आना था, 4 लाख का आना था। अब ये डिसाइड कैसे होता है? उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, उसी स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, उसी क्वालिटी का हॉस्पिटल क्या चार्ज कर रहा है फॉर द सेम ट्रीटमेंट, तो वो माना जाएगा रीजनेबल कॉस्ट। तो इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी काफी रिसर्च करती है और उसके हिसाब से रीजनेबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करती है। तो कई बार ऐसा होता है 50 लाख की पॉलिसी आपके पास है, लेकिन आप जब हॉस्पिटल गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 5 लाख भी नहीं देंगे, रीजनेबल कस्टमरी क्लॉज लग गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जहां पे आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है, तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इस पे डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है रीजनेबल कस्टमरी क्लॉज पे, बट अगेन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं था, आप इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में गए, आपके पास चॉइस ही नहीं थी, आपको पता है हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहा है, बट आपको ट्रीटमेंट कराना था, अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट कराना है, तो इस पे बहुत जल्दी आप देखेंगे कि IRDA भी इंटरवीन करेंगे और कुछ पैकेजेस लेकर आएंगे। पहले जिप्सा पैकेजेस होते थे इसी को अवॉइड करने के लिए कि इस ट्रीटमेंट का इतना ही पैकेज है, सो दैट ओवरचार्ज ना हो। तो कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग विल बी पेड। और कई बार थर्ड ऐसा भी होता है कि कैशलेस पॉलिसी तो है, लेकिन हॉस्पिटल गए और पता लगा क्लेम पेएबल नहीं है, आप रीइंबर्समेंट में आइए। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि यहाँ पे हम कैशलेस नहीं दे सकते, मतलब नेटवर्क में भी है हॉस्पिटल, लेकिन कैशलेस नहीं दे सकते क्योंकि उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए जो कैशलेस के टर्न अराउंड टाइम में, जैसे 3 घंटे 4 घंटे का जो टैट होता है, उसमें वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी है। उनको लगता है कि शायद आपकी जो बीमारी है वो किसी और बीमारी से रिलेटेड है जो शायद पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं थी, तो उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, दे नीड टाइम। तो वो कैशलेस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए रीइंबर्समेंट में ही आना पड़ेगा। तो कैशलेस पॉलिसी होते हुए भी और कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल होते हुए भी आपका क्लेम कैशलेस नहीं हुआ। मिथ यही है कि हम समझते हैं कैशलेस है तो एवरीथिंग विल बी पेड। कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद आपको हेल्थ फंड बनाना चाहिए और अपनी पॉलिसी प्रॉपरली चेक करनी चाहिए कि फुली कवर्ड है। कहीं क्लेम के टाइम पे तो ऐसा नहीं होगा कि पता लगेगा ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है। दूसरा, 10 लाख पॉलिसी मीन्स आई विल गेट 10 लाख। मतलब बहुत बारी लोग सोचते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी है तो मुझे 10 लाख तो क्लेम मिल ही जाएगा। जैसे अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में बात करी, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज, वहां पे रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज भी एक रोल प्ले करता है। तो 10 लाख की पॉलिसी होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि 10 लाख का क्लेम आए तो आपको मिल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट होता है रूम रेंट लिमिट। आपकी पॉलिसीज में एक रूम रेंट लिमिट होती है और सब कुछ डिसाइड होता है रूम रेंट लिमिट के ऊपर। इस पे भी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, काफी डिटेल में समझाया है कि आपको कैसे रूम रेंट वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है, आपने 10 लाख की पॉलिसी और आपका रूम रेंट लिमिट है 1%, मतलब 10,000 रुपीज का डेली रूम आप ले सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा। नॉट जस्ट द रूम रेंट, एवरीथिंग विल बी अपग्रेडेड, मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट,
डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस, सर्जरी कॉस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा विद दी अपग्रेडेशन ऑफ रूम। तो सिर्फ रूम ही नहीं अपग्रेड कर रहे, सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख क्लेम नहीं मिलेगा। कई बार 40-50% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ जाता है अगर रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर हो, आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई सब लिमिट्स ना हो। कई बार मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरीज पे सब लिमिट होती है। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और आपने ले लिया मॉडर्न ट्रीटमेंट और आपकी पॉलिसी में थी 2.5 लाख की मॉडर्न ट्रीटमेंट की सब लिमिट, तो क्या होगा? क्लेम आया 10 लाख रुपीज, लेकिन मिलेगा सिर्फ 2.5, क्योंकि आपने चेक ही नहीं करा था आपकी पॉलिसी में सब लिमिट है। तो इन सब का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इन सब का तोड़ एक ही है, हैक एक ही है कि आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करना है। यू हैव टू गो थ्रू इट थरली, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने पॉलिसी ली और हो गया काम। आपको प्रॉपरली चेक करके अपनी ड्यू डिलिजेंस करे बिना तो पॉलिसी लेनी ही नहीं है। वो आपकी ड्यूटी है एज अ पॉलिसी होल्डर कि आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है। थर्ड ट्रैप है जिसमें हम सब फंसते हैं, मतलब 90% लोग इसमें फंसते हैं। एजेंट ने बोला था, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला था, दैट विल नॉट मैटर एट ऑल। वॉट इज रिटन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल मैटर। एजेंट ने क्या कहा था वो नहीं मैटर करता, बट आपने क्या पढ़ा था पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो मैटर करेगा। क्योंकि एंड में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी, नॉट विद यू एंड एजेंट। वो इंटरमीडियरी हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी, बाद में प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको आएगी क्लेम के टाइम पे। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है आपकी पॉलिसी में क्या है, एंड नॉट जस्ट गोइंग बाय व्हाट एजेंट ने कहा था। आपको खुद देखना है कि क्या है। बहुत बार लोग ये कहते हैं आपने कह दिया ना बस हो गया, बट प्लीज आप चेक कर लो कि वो सही भी है कि नहीं है। फैक्चुअल चेक करना हमेशा जरूरी रहता है। मैं ये नहीं कह रही एजेंट की इंटेंशन गलत है, उन्होंने गलत बताया, हो सकता है उनको लिमिटेड नॉलेज हो सकता है उनको नहीं पता हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर रहे हो। तो वहां पे आपकी ड्यूटी बनती है कि चेक करना कि ये फैक्ट सही है कि नहीं है, बिकॉज आपका और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी का सवाल है। चौथा ट्रैप है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, पर्सनल पॉलिसी की क्या जरूरत है। ये बहुत बारी मैं सुनती हूँ कि मेरी कंपनी ने मुझे कवर करा, और जब तक मैं कंपनी के साथ जॉब कर रही हूँ तब तक तो मैं कवर्ड हुई ही। तो मुझे अभी तक मतलब 55-60 से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की क्या ज़रूरत है? पर्सनल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता आप सेम कंपनी में फ्यूचर में काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। दूसरा, अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो हो सकता है नई कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं हो एम्प्लॉय इंश्योरेंस का। तीसरा, आपकी जो इंश्योरेंस है वो लिमिटेड होगी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो फुली कवर्ड पॉलिसी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। वहाँ कैपिंग्स हो सकती हैं, सब लिमिट हो सकती है, और कवरेज हो सकता है 3 लाख 5 लाख का, विच मे नॉट बी इनफ फॉर योर फैमिली। मतलब आज के डेट में हम बोले 3-5 लाख की इंश्योरेंस है तो उससे अच्छा इंश्योरेंस हो ही ना। फोर्थ, आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस परमानेंट नहीं है, कभी भी कंपनी विड्रॉ कर सकती है, सेम नहीं रहने वाला। फिफ्थ, मान लेते हैं सब चीज़ें हैं, आपकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कवरेज है, फुली कवर्ड पॉलिसी है, और आपकी जॉब भी बहुत सिक्योर है, उसके बावजूद भी आई विल रिकमेंड दैट यू हैव अ पर्सनल कवर। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अभी आप यंग हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपकी कोई मेडिकल एडवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो आज की डेट में पॉलिसी लेना ईजी है वर्सेस 55-60 साल की एज में पॉलिसी लेना, जब बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। कुछ नहीं तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएंगी विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बीपी, शुगर, थायराइड, एस्थमा, ये सब बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही हैं विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव। तो हो सकता है उस टाइम पे पॉलिसी ना मिले, या ज़्यादा प्रीमियम पे मिले, या कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो पॉलिसी मिले ही ना। तो वो आप चांस वाली बात है कि तब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड आज क्या होता है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप यंग एज पे लेते हो तो प्रीमियम भी लॉक हो जाता है, तो वो भी आपका ही फायदा है। फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट है, आपने पॉलिसी से क्लेम नहीं लिया तो आपका फायदा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा पर्सनल इंश्योरेंस होनी चाहिए। पहले क्या होता था, लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में होते थे फिर भी पर्सनल इंश्योरेंस ले लेते थे, सेक्शन 80D का बेनिफिट है, बट अब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मूव टू न्यू टैक्स रिजीम, तो वो भी बेनिफिट खत्म हो गया। बट कीपिंग इन माइंड आपको पर्सनल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, उस पर हमने बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई, जाइए जाके देखिए और अपनी फैमिली के लिए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। फिफ्थ ट्रैप है हाइडिंग PED, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, स्मोकिंग या मेडिकल हिस्ट्री। मतलब ये बहुत बार इस ट्रैप में हम फंस जाते हैं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते हैं। अब वो बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। पहला तो हो सकता है एजेंट ने बोला कि क्या जरूरत है, ऑटोमेटिकली 3 साल बाद आपकी पॉलिसी आपको फुली कवर कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी डिस्क्लोज PEDs हैं वो ही कवर की जाती हैं। दूसरा, आपको लगा ये तो सबको ही है, ब्लड प्रेशर फॉर एग्जाम्पल, ये तो सबको ही होगा आज की डेट में, तो इसमें क्या बड़ी बात है, बताने की क्या जरूरत है? नहीं, बड़ी बात है, आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने अभी नहीं बताया, आपको पॉलिसी मिल गई स्टैंडर्ड प्रीमियम पे, मतलब आपकी एज का जो प्रीमियम एक हेल्दी पर्सन का था वही प्रीमियम देके आपने पॉलिसी ले ली,
फ्यूचर में 3 साल बाद क्लेम आ गया, अब वहाँ पे आपने हॉस्पिटल पे बता दिया कि मैं तो 10 साल से बीपी की दवाई खाता हूँ। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी में नॉन डिस्क्लोजर है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, आपकी पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती हैं, आपका क्लेम भी डिनाई कर सकती है और वेटिंग पीरियड भी लगा सकती है वहाँ से। तो ये तीनों चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको करेक्ट पीईडी डिस्क्लोज करना है। अगर स्मोकिंग हैबिट है तो डिस्क्लोज कीजिए, स्पेशली इन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज प्रीमियम अलग होता है स्मोकर का, नॉन स्मोकर का। तो जितने भी मटीरियल फैक्ट है, जो भी आज से पहले आपने ट्रीटमेंट लिया है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है आपके पास जहाँ पे आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहा है, तो वो बताना ज़रूरी है। इस ट्रैप में नहीं फंसे कि ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। एक नई चीज़ और आई है, मोराटोरियम पीरियड। पहले भी थी बट अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है उस बारे में। बहुत भाई लोग मुझे मैसेज लिख के भेजते हैं कि मैम मोराटोरियम पीरियड तो है ना, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता लगेगा ये मेरा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है? आप ही बताएंगे, आपकी फैमिली ही जाके बताएगी हॉस्पिटल में कि ये 10 साल ये वाली बीमारी थी या ये प्रॉब्लम चल रही थी। आप कैजुअली बताएंगे लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो पकड़ लेगी कि आपको तो ये प्रॉब्लम थी, आपने नहीं बताया। तो मोराटोरियम का बेनिफिट सिर्फ उनको मिल सकता है जो जेन्युइनली कुछ बताना भूल गए। अगर आप जानबूझ के इंटेंशनली आप कुछ नहीं बता रहे और कुछ छुपा रहे हैं तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपको ही आएगी। तो इस ट्रैप में मत फंसिए कि बताना जरूरी नहीं है। 6th ट्रैप, बाइंग ओनली ऑन लोएस्ट प्रीमियम। हमें लगता है जो चीप पॉलिसी है वो सूटेबल है, बट ऐसा नहीं होता। चीप पॉलिसी मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू। हो सकता है सूटेबल हो सकता है नहीं हो। आपको देखना चाहिए आपको पॉलिसी में कवरेज क्या चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे एडिक्वेट कवर कितना है, आपकी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कितना दे रही है, कहीं कोई कैपिंग तो नहीं, जैसे हमने अभी बात करी रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट्स रोबोटिक सर्जरी पे कैपिंग तो नहीं है। अगर पॉलिसी सस्ती मिल रही है तो हो सकता है कुछ कमी हो। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती है कि डिफरेंट वेरिएंट्स लेकर आती हैं पॉलिसी में, जहाँ पे हम मतलब वहाँ पे एक्सपेंसिव पॉलिसी भी होगी, सस्ती पॉलिसी भी होगी, बट उसमें डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीवा बुपर रीएश्योर 3.0, यहाँ पे 4 वेरियंट्स हैं, क्लासिक, सिलेक्ट, एलीट और ब्लैक। चारों के प्रीमियम अलग हैं। तो इसका मतलब जो सस्ता वाला है तो कुछ तो कमी होगी, प्रीमियम क्यों डिफरेंट है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। हो सकता है वो हमारे लिए सूटेबल हो, बट अवेयरनेस के साथ लेना है कि मुझे पता है मेरी पॉलिसी में क्या कवर्ड है और क्या कवर्ड नहीं है, एंड आई नो व्हाट आई एम बाइंग। तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, फैमिली मेंबर्स के लिए हेडेक नहीं चाहिए, देन गो फॉर हायर वेरिएंट्स। तो सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज हर चीज़ के लिए ऑडियंस है, हर चीज़ के लिए बायर है। तो सारे ऑप्शंस कंपनी ने निकाले। हर कंपनीज के पास आपको ऐसे मिलेंगे कि अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी के नाम से आपने ले लिया और बोला कि हाँ जी मेरी पॉलिसी में तो सब कुछ कवर्ड है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि वो आपकी फैमिली के लिए सूटेबल है कि नहीं है। हो सकता है आपको मैटर्निटी कवर चाहिए हो, आपने विदाउट मैटर्निटी वाली पॉलिसी ली हो सकता है आपको ओपीडी कवर चाहिए हो, आपने विदाउट ओपीडी कवर वाली पॉलिसी ली हो। तो इसलिए अपनी सूटेबिलिटी चेक करके लें, ना कि चीपेस्ट प्रीमियम। 7th ट्रैप, और जो मोस्ट कॉमन ट्रैप है, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते वो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम रिजेक्ट ही कर देती है, उनका काम ही है क्लेम रिजेक्ट करना। ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का काम है आप लोगों को क्लेम देना, उसी के लिए इंश्योरेंस कंपनीज बनी है, आईआईडी रेगुलेट करती है उनको, उनका काम आपका क्लेम रिजेक्ट करना नहीं है। बहुत भाई लोग ऐसे बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ रीजन ढूंढती है कि क्लेम कैसे रिजेक्ट करें। देखिए, दे आर ऑल्सो रनिंग द बिजनेस। वो चाहते हैं जिसका इंटेंट सही है, जो सही सोच से पॉलिसी ले रहा है उसी को क्लेम देना चाहिए। ऐसा भी होता है पॉलिसी लेने के 30 डेज बाद भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर प्रॉब्लम होती है, क्लेम मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट वहाँ करती है जहाँ उनको हल्का सा भी डाउट होता है, उनको लगता है कि यार कुछ डॉक्यूमेंट पहले का भी था, कुछ कंडीशन पहले से भी थी जो छुपाई गई थी, वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करते हैं। बट अगर सही है, आपने अगर सही डिस्क्लोजर्स दी हैं, आपने अगर बिल्कुल सही सब कुछ सच सच बताया इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्लेम डिनाई नहीं होता। सी इशू क्या है, अभी कोविड के बाद टेस्ट नहीं होते हैं पॉलिसी में, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप के बिना होती हैं। वहां पे क्या होता है, आपको ही डिस्क्लोज करना पड़ता है आपकी क्या कंडीशंस थी, पहले से क्या मेडिसिन लेते थे, क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो सेल्फ डिस्क्लोजर है ये, मतलब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ है, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसी वर्डिंग, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट सब कुछ आपके सामने रख दिया, और आप उनके सामने अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री, मटीरियल फैक्ट, लाइफस्टाइल हैबिट सब कुछ रख देंगे। उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसीजन देगी पॉलिसी देने का और क्या प्रीमियम चार्ज करना है। तो ये अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 20 ईयर्स का। अगर आप सही तरीके से पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं करती। अगर आपने कुछ और बोला और आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने वहां पे कुछ और लिख के दे दिया मेडिकल हिस्ट्री के बारे में और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ और बताया हुआ है, तो क्लैश होगा ही होगा। सो यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर कि आप प्रपोजल फॉर्म में क्या भर रहे हैं, उसको डबल चेक कीजिए। कुछ चेंजेस करा रहे हैं अपनी पॉलिसी में तो भी आप डिस्क्लोजर प्रॉपर दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरी दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कीजिए व्हाइल बाइंग द पॉलिसी, सो दैट बॉल इज इन देयर कोर्ट। आपने सब कुछ बताया, उन्होंने अंडर राइटिंग की, वो फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट नहीं करेंगे।
तो इसलिए आपको एज अ पॉलिसी होल्डर भी अवेयरनेस रखनी है कि आपको क्या क्या बताना ज़रूरी है। एंड देखिए, इंश्योरेंस बाय करना इज़ नॉट वेस्ट ऑफ मनी। बहुत भाई लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं, मैम ये तो पैसा खराब करने वाली बात है, इंश्योरेंस लेनी ही नहीं चाहिए। आप बेसिकली अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बाय कर रहे हो थोड़ा सा प्रीमियम देके, बट आपको भी कुछ चीज़ें माइंडफुली करनी है, सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं, सही पॉलिसी लेनी है, विदाउट कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी है, सही सम एश्योर्ड लेना है। चीपेस्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। पीईटीज अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स, एग्जिस्टिंग कंडीशंस हाइड नहीं करनी है, और साथ में ये नहीं सोचना कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो ये थे 7 इंश्योरेंस ट्रैप्स जिससे मैं आपको आज़ादी दिलाना चाहती हूँ। तो आई एम श्योर कुछ क्लैरिटी हुई होगी इस वीडियो के बाद कि ये कौन सा इंश्योरेंस ट्रैप्स और आपको कैसे इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। कुछ भी हेल्प चाहते हैं, कुछ भी गाइडेंस चाहते हैं, कहीं पे स्टक है, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। ईमेल कीजिए हमें info@haripatti.com पे, और एक फॉर्म का लिंक है वो भी भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड आई होप कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस की जर्नी बहुत ही स्मूथ और अच्छी रहे। सो यही आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।